नमस्कार साथियों, सफल शिक्षक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो पॉलिटी के क्वेश्चंस को या पॉलिटी के टॉपिक को देख रहे थे, आज हम लोग जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक के सारे जो भी हमारे प्रावधान हैं उनको देखेंगे, उनको करेंगे, है ना? और अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इनसे संबंधित जो भी हमारे अनुच्छेद में प्रावधान दिए गए हैं, उन सभी को खत्म करके और पॉलिटी के सेशन को हम लोग खत्म करें क्योंकि 14 को आपका पेपर भी है जीआईसी लेक्चरर का, है ना? उससे पहले हमें जो है हमारे सारे संबंधित विषय को खत्म करना है, ठीक है? तो एक दिन मुझे लग रहा है हम हिस्ट्री वगैरह को लेकर के आएंगे जिससे आपकी एक तैयारी हो सके। जनरल फॉर्म है, जनरल तैयारी है ना? इसके बाद आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से जुड़ करके कर सकते हैं, है ना? देखिए, हम लोग सीधी बात, नो बकवास, है ना? स्टार्टिंग से चलते हैं, भाई क्या सीन है? देखिए भाग एक जो है वो संघ तथा, है ना, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, है ना, बता रहा है। अनुच्छेद 1 कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है ना? भारत राज्यों का संघ है, यानी एक बार इसमें जो राज्य आकर के सम्मिलित हो गया वह इससे अलग नहीं हो सकता है। भारत एक राज्यों का क्या है? एक संघ है, यानी एक राज्य जो इसमें एक बार सम्मिलित हो गया है वह इससे जो है वो अलग नहीं हो सकता है। दिस इज द यूनियन ऑफ द स्टेट, है ना? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा क्या रहा है? नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, संसद कानून बना करके नए राज्यों को अपने में मिला सकती है। जैसे कि आप लोगों ने 1975 में सिक्किम को देखा था, है ना? ये जो है मिला था, ठीक है? और हालांकि संविधान बनने से काफी पहले सुगौली की संधि के जरिए भी उत्तराखंड वगैरह हमारे पास आए थे, बट उस संविधान बनने के पहले की बात थी। 1975 में सिक्किम जो है वो हमारे पास आया, ठीक है? तीसरा है नए राज्यों का निर्माण। अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, बाउंड्रीज में चेंजेस कर सकती है और उसका नाम भी परिवर्तित कर सकती है। अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है तथा उसकी जो बाउंड्रीज हैं, है ना, उनके अपने हिसाब से कर सकती है। और दूसरी चीज, उनके जो नाम है, नाम में भी क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है, अगर संसद चाहे तो, ठीक है? ये किसी भी संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा दोस्तों। अगर ये संविधान संशोधन के अंतर्गत गिना जाता तो आज हम लोगों के पास जो भी संविधान संशोधन है उनकी संख्या जस्ट डबल होती, 2 गुनी उनकी संख्या होती, ठीक है? चौथा कह रहे हैं अनुसूचियों में संशोधन, ठीक है? सरकार चाहे तो, सरकार मतलब संसद चाहे तो कानून बना करके अनुसूचियों में भी अमूलचूल परिवर्तन कर सकती है। बस संविधान का जो फंडामेंटल, आप बोल सकते हो ना, कि जो इसका ढांचा है वह परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जो संविधान का फंडामेंटल ढांचा है, जो उसकी बनावट है, वह किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो बाकी संसद जो है कानून बना करके कर सकती है। तो अनुच्छेद 1 में हमने देखा कि जो भारत है ये राज्यों का संघ है, यानी भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि संसद कानून बना करके अगर चाहे तो किसी भी राज्य को अपने में मिला सकती है, यानी नए क्षेत्र को अपने में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत देखा, सरकार अपने हिसाब से या संसद अपने हिसाब से कानून बनाकर किसी भी राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन कर सकती है। और चौथा हमने देखा कि अगर संसद चाहे तो अनुसूचियों में भी क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। यानी अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 हमने आपको बता दिए, जिसमें से अनुच्छेद दूसरा इंपॉर्टेंट है। 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आ जाइए, हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये मैप वगैरह लगा हुआ है। अनुच्छेद 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 2 नागरिकता, है ना? इसमें सिटीजनशिप्स के बारे में बात हो रही है ना? जब कभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, तो मैं एक दिन में आपको ये 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक पढ़ा दे रहा हूँ। विश्वास मानिए, एक-एक अनुच्छेद को पढ़ने के लिए हमें एक-एक दिन लग जाता है ना? यानी ये मान के चलिए कि कभी-कभी ऐसा होता है कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक दिन में सिर्फ अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 होता है, क्योंकि फिर हमें ये देखना पड़ता है कौन-कौन से राज्य जो है वो सम्मिलित किए गए, क्या-क्या सारे प्रावधान हुए, ये सब देखना पड़ता है। बट अभी तो हमारा एक बार में खत्म हो रहा है, ठीक है? अजय, अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है? यानी जो नागरिकता मतलब दी जाती है, जब संविधान हमारे यहाँ लागू हुआ, जो भारत में लोग रह रहे थे उनको माना गया है दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना? वो सभी क्या है? भारत के नागरिक हैं। इसलिए कहा गया कि ये है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, है ना? संविधान जब शुरू हुआ तो जितने भी लोग थे यहाँ पर सबको यहाँ का नागरिक माना गया। अनुच्छेद
6 और 7 प्रवासियों के अधिकार, जो संविधान लागू होने तक यहाँ निवास कर रहे थे, प्रवासी थे, कहीं और से आकर के यहाँ थे, उनके क्या क्या अधिकार थे, है ना, उनको मानव अधिकार दिए गए थे, संवैधानिक अधिकार नहीं, उनको मानव अधिकार दिए गए थे, उनके अधिकारों के बारे में बात हो रही है। अनुच्छेद 8 से लेकर के 10 नागरिकता का निरंतरता, मतलब जो 8 से लेकर के 10 तक है, इसमें बताया गया है कि आप भारत के नागरिक रहेंगे या नहीं रहेंगे, है ना। मतलब आप ऐसे कह सकते हो सर 5, 6, 7, 5, 6, 7, 3 तो आपके नागरिकता देने के अनुच्छेद है, यानी आपको इसके तहत नागरिकता प्राप्त होती है। 8, 9 और 10 3 आपके नागरिकता छीनने के हक है, इसके तहत आपकी नागरिकता छीन ली जाती है या किसी प्रकार से इसको निस्तारित कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 5, है ना, अनुच्छेद 5 कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, 6 और 7 कह रहा है प्रवासियों के अधिकार हैं, है ना, 8, 9 और 10 कह रहा है कि आपकी नागरिकता कितने आधारों पर यहाँ पर रहेगी और कब कब उसको जो है वो खत्म किया जा सकता है। ये सारी बातें हम लोगों ने संविधान के अंदर देखी। अनुच्छेद 11 कहता है संसद का अधिकार, है ना। अनुच्छेद 11 है कह रहा है कि ये संसद के बारे में कि इसे पूरा अधिकार है कि ये आपके नागरिकता में या राज्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के क्षेत्र में जो है वो परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 11 हमें ये बताता है। हालांकि अनुच्छेद 11 आपसे पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आइए अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य की परिभाषा बहुत विस्तृत है, एक बार आपको यहाँ मिलेगी, फिर क्या कहते हैं डीपीएस में भी आपको एक बार राज्य की परिभाषा देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्य की परिभाषा काफी ज्यादा विस्तृत है। ऐसा कहा जाता है कि सरकार जो भी कल्याणकारी या जिसपे भी सरकार का हक रहता है, जो आपके कल्याण के लिए कार्य करती है, वो सब राज्य के अंदर जो है वो काउंट हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी एक प्राइवेट एम्यूनिटीज ही क्यों ना हो, जैसे पुलिस वगैरह भी कई बार सरकार के अंदर या राज्य क्षेत्र के अंदर जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 क्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, है ना, मतलब जो आपको मौलिक अधिकार मिले हैं ये उनका संरक्षण है। मतलब आपके अगर मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट वगैरह जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द, हम लोग ये बोल सकते हैं इसे कि मौलिक अधिकारों का ये जो है वो हनन है, ठीक है। समझ में आई बात, है ना। इसको आप न्यायिक पुनरावलोकन से भी जोड़ सकते हैं, ठीक, कि आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है, तो आप इसके खिलाफ जो है वो मतलब कहीं अपील कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समानता का अधिकार 14 से 18, है ना। राइट टू इक्वलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। राइट टू इक्वलिटी याद रखिएगा 14 से 18, है ना, 14, 4, 18, 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, यानी अगर कानून है तो कानून के सामने सभी जो है वो बराबर है, किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव, जात, धर्म, लिंग, इन सब का कोई प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, विधि के समक्ष जो है वो समानता बोल सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 15 है भेदभाव का निषेध, है ना। अनुच्छेद 15 में है हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जन्म स्थान के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, लिंग के नाम पर हो, किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब है कि सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी एरिया का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जाति का व्यक्ति हो, लिंग का व्यक्ति हो, उसे जो है सभी को समान अवसर भारत में मिलेंगे। अगर आप भारत के नागरिक हो तो जो यहाँ के सभी नागरिकों को प्राप्त है वो भी आपको प्राप्त होंगे, है ना। इसे बोलते हैं अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसे हम बोल सकते हैं क्या, ये हमारे पास में छुआछूत का अंत, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है छुआछूत का अंत। ये कई बार पूछा गया है कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो अनुच्छेद 17 के तहत जो छुआछूत का अंत किया गया था, अनुच्छेद क्या है 17 है, छुआछूत का अंत है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आर्टिकल 19 टू 22, 19 से लेकर के 22 तक आर्टिकल में क्या है, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, राइट टू फ्रीडम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 19 में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है हमें कुल 6 प्रकार से स्वतंत्रता दी गई है ना। अनुच्छेद 19 में हमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना, लिखा हुआ है राइट
टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, यानी आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। और क्या है यहाँ पर, एक्सप्रेशंस अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप कहीं भी सभा लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज इसमें सब में शामिल है, इंक्लूडेड है, संविधान कहता है कि आपकी आजादी सिर्फ वहां तक है जहां तक किसी दूसरे का नुकसान ना हो। जहां से किसी दूसरे का नुकसान होने लगता है, आपकी आजादी को वहीं से बाधित कर दिया जाता है। तो आपकी आजादी कहां तक है, अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैं तो आपकी आजादी वहीं तक है जहां तक आप किसी को गलत नहीं बोल रहे हो, किसी को उल्टा नहीं बोल रहे हो, आपकी आजादी सिर्फ वहीं तक है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, है ना, जो असेंबली है यानी जो हम लोगों ने बेसिकली सभा लगाई है ना, उसकी हमें आजादी है। अगला है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, आप अपना संगठन, अपना संघ बना सकते हो। अगर आप चाहो तो अपना एक संघ बना सकते हो, फिर वही बात आ जाती है, लेकिन वह संघ शांतिपूर्ण रहना चाहिए, अशांत नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप किसी भी प्रकार का आंदोलन कर सकते हो, लेकिन हाँ, वह क्या होना चाहिए, सशस्त्र नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, आप पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ द प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन ईटीसी, यानी आप कहीं भी कुछ भी व्यापार कर सकते हो, कुछ भी कार्य कर सकते हो, है ना। दिस इज कॉल्ड द फ्रीडम ऑफ द प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, है ना। इस तरह से हमें 6 प्रकार से स्वतंत्रता दी गई हमारे आर्टिकल 19 के अंतर्गत, और ये स्वतंत्रता हमारी तब खत्म कर दी जाती है जब किसी व्यक्ति का यहाँ पर नुकसान होता है। आर्टिकल नंबर 20 में देखिए, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, है ना, यानी एक कहने का मतलब है एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी, एक से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। लेट सपोज मान लो उसने कोई अपराध किया है ना, तो ऐसा नहीं होगा उसको पहले 14 साल जेल में डाल दो एंड देन उसको फांसी लगा दो, जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक व्यक्ति ने अपराध किया है तो एक अपराध की एक ही सजा है। और एक थोड़ा हमारे कानून व्यवस्था की कमी भी है, जो ट्रायल पीरियड में व्यक्ति जेल में होता है उसको हम नहीं मानते हैं कि वह जेल में है ना, वो ट्रायल पीरियड में है, हम ये मानते हैं कि किसी भी प्रकार से सबूतों से छेड़छाड़ ना कर सके, इसलिए इस व्यक्ति को जो है वो जेल में रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में एक व्यक्ति को एक प्रकार से ही सिर्फ सजा मिल सकती है। दूसरा इसमें है खा, है ना, खा में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ने अपराध मान लो 2026 में किया है ना, अपराध 2000 नहीं सॉरी मान लो अपराध उसने 2024 में किया है और इस अपराध के लिए कानून बन रहा है 2026 में, तो इस अपराध की सजा नए कानून के तहत नहीं दी जाएगी। अगर उस समय उस अपराध के लिए वह कानून है तो ही कहा जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति को उस कानून के तहत जो है वो सजा मिलेगी। तो इसे भी आप बोल सकते हो कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। यानी नए कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को पुराने कर्मों की सजा नहीं दी जा सकती है ना, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हुआ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब आप जी रहे हो, आपको गरिमा के साथ जीना है। गरिमा मतलब पूरी पोटेंशियल के साथ, आप जो इच्छा वो कर सक रहे हो, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, गरिमा के साथ जीना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जीवन और क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी के संरक्षण में, है ना, यानी अगर आप गिरफ्तार हो रहे हो तो आप अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हो, है ना, कि जैसे फिल्म में पूछते हैं ना, क्या मैं अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता हूं, तो आप अपनी गिरफ्तारी का कारण भी जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये सारे प्रावधान हमें जो है वो दे रखे हैं, ठीक है। आ जाइए, अगला है शोषण और एक सेकेंड, अगला है यहाँ पर शोषण और धर्म, है ना, के संबंध में आर्टिकल नंबर 23 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक है। आर्टिकल नंबर 23 से बलात् श्रम और का निषेध। बलात् का मतलब है किसी से आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हो। बंधुआ मजदूरी का मतलब किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो, इसे बोलते हैं बलात् श्रम, है ना। यानी पहले लोग बंधुआ मजदूरी कराते थे लोगों को अपने यहाँ रख करके, और उनसे जबरदस्ती, उनका अगर मन नहीं होता था फिर भी उनसे मजदूरी कराते थे, दैट इज कॉल्ड बलात् श्रम। उसे क्या बोलते थे, बलात् श्रम बोलते थे। अगला है अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध, यानी अगर कोई बच्चा वो 14 साल से कम का है तो आप उससे कार्य नहीं करा सकते हो।
अब ये नहीं कि आप उससे घर में पानी भी नहीं माँग सकते, ऐसा नहीं है कि वो आपके खिलाफ केस कर देगा कि मुझसे पानी माँगा गया है 14 साल से कम, नहीं, ध्यान रखिएगा। इसमें एक है कि ऐसी जगह पे 14 साल से कम बच्चों का कार्य कराना निषेध है, मना है, जहाँ पर उसको प्राण का खतरा हो, जान का खतरा हो, ठीक है? तो कई मामले में मान लीजिए घर में सिर्फ 14 साल का बच्चा ही है या उससे कम का बच्चा ही है, पिताजी नहीं है, माताजी बीमार हैं और एक छोटी बहन है, तो मजबूरी है उसे काम करना ही करना है। तो ऐसे सब कंडीशन में थोड़ा इससे जो है वो बाल श्रम से छूट मिली हुई है, ठीक है? ओके, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इंपॉर्टेंट है। इसमें अल्पसंख्यक के भी क्या कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, आपके भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, सभी की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है इसमें वो इंक्लूड है। आगे हम लोग चलते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है? हाँ, 29 और 30 इंपॉर्टेंट है ना? 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 और 30 क्या है? अल्पसंख्यक के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इनके कहने का मतलब है कि अल्पसंख्यक चाहें तो अपना कोई भी एक संगठन बना सकते हैं, एक समिति बना सकते हैं और उस समिति को अपने हिसाब से जो उसकी धन व्यवस्था है, धन वैभव है, उसको जो है प्रयोग कर सकते हैं। संस्थागत ये सारे प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 में कहता है संवैधानिक उपचार यानी रिट। अनुच्छेद 31 को जो है वो हटा दिया गया था। ये था हमारा क्या कहते हैं जो धन से संबंधित अधिकार था, है ना? उसको हमारे मौलिक अधिकार में रखा गया था, वो हमारे कानूनी अधिकार में आ गया है, मौलिक अधिकार में नहीं है, ठीक है? अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना? इसके तहत जो है रिट जारी करता है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है वो 6 प्रकार के रिट जारी करता है। हाई कोर्ट एक रिट एक्स्ट्रा जारी करते हैं, हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। किसी को बेटा अग्रिम जमानत चाहिए होती है तो वो कहां पर अप्लाई करता है? वो हाई कोर्ट में अप्लाई करता है। सभी खान सर को अग्रिम जमानत चाहिए तो वो कहां अप्लाई करेंगे? वो हमारे जाकर के हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे और इंजेक्शन के तहत उनको तुरंत राहत के तहत जो है उन्हें क्या मिल जाएगी? अग्रिम जमानत मिल जाएगी। ये हमारे हाई कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है सुप्रीम कोर्ट से, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, विवरण है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु, है ना? इसमें उच्चतम न्यायालय का अधिकार आता है। भाई 5 प्रकार से रिट है ना, पांचों रिट का नाम आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, हेबियस कॉर्पस हो गया, है ना? या अगर आपने किसी पद को बलपूर्वक या धनपूर्वक आपने प्राप्त किया हुआ है, ठीक है? तो ये भी आपके लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। एक हैबियस कॉर्पस याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश करेगी। इसे हम लोग बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है? ओके, आगे आ जाइए। अनुच्छेद 36 और 37, अब यहां से स्टार्ट हो गया डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर के 39 है ना? इसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, है ना? डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि ये लागू ही लाइए, राज्य के ऊपर है। अगर वो चाहेगा तो लागू करेगा, नहीं चाहेगा तो लागू नहीं करेगा। जैसे आपने देखा बिहार में शराब बंद है, यूपी में नहीं है, कई जगहों पर नहीं है, पंजाब में नहीं है। तो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है दैट ही वांट टू अलाउ दैट डीपीएसपीज और नॉट, है ना? अगर अलाउ कर रही तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 36 और 37 परिभाषा और नीति निर्धारण, है ना? ये हमारे राज्य को की नीति को जो है निर्धारित करता है और उसकी जो है परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 38 में है जन कल्याणकारी राज्य, यानी हमारे जितने भी लोग हैं इनके कल्याणकार के लिए जो भी एक चीज आवश्यक है उन सभी को जो है 38 में बताया गया है। अनुच्छेद 39 में है समान न्याय, मतलब सभी को जो है एक बराबर न्याय मिलता है, समान न्याय मिलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 39 निःशुल्क विधिक सहायता, यानी आपने देखा भी होगा कि अगर कोई कोर्ट रूम में है या कोई ट्रायल पीरियड में उसके पास पैसे नहीं है तो उसको एक सरकारी वकील मिलता है, उसे बोलते हैं निःशुल्क, क्या बोलते हैं? निःशुल्क विधिक सहायता। यानी अगर आप एबल नहीं है तो सरकार आपको एक जो है वो कानूनी सलाहकार देगी जिसके जरिए आप जो है वो लड़ सके अपना केस वगैरह, ठीक है? अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 40 से 44 शासन तथा ग्रामीण विकास। ऐसा कहा जाता है
कि इसमें जो हमारे गांधी जी हैं ये गांधी जी के विचारों पर पूरा जो है आधारित है। 40 से लेकर के हमारे गांधी जी के विचारों पर जो है वो आधारित है। सबसे पहला क्या है, 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। 41 और 42 काम का अधिकार है, यानी समान कार्य के लिए आपको समान वेतन मिलेगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। अगर आपने समान कार्य किया है तो आपको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता, यूसीसी है ना, समान नागरिक संहिता, मतलब अगर किसी व्यक्ति को सजा मिल रही है तो वो एक ही प्रकार से सजा मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज में छूट मिल रही है तो वो एक ही प्रकार से मिल रही है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी समान नागरिक संहिता बोलते हैं। ठीक है, ओके, आगे आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा और सामाजिक, 45 से लेके 48 है ना, शिक्षा और सामाजिक हित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद ध्यान दीजिएगा, क्या रहे अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। अनुच्छेद 45 यानी हर एक जो माता पिता हैं, ध्यान रखिए, हर एक जो माता पिता हैं इनका कार्य है अपने बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा को उन्हें प्राप्त कराना। तो अगर आपके घर वाले आपको ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे पीछे मैंने इतने पैसे बर्बाद कर दिए हैं, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम नालायक हो, तुम नकारा हो, तुम निकम्मे हो, तो बोल दो भाई ये तो आपका कर्तव्य है। अनुच्छेद 45 में लिखा है कि आप क्या करोगे, प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल करोगे हमारी, भाई ये तो आपका कर्तव्य है, तो आपने अपना कर्तव्य किया। फिर गोला कहेंगे भैया तुम भी तो अपना कर्तव्य कर लो, पढ़ लो, नौकरी वोकरी ले लो। ठीक है, ओके। अनुच्छेद 46 कह रहा है कमजोर वर्गों के हित, मतलब जो भी हमारे SC STs हैं या जो भी OBC वगैरह हैं, इनके हितों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 47 और 48 कृषि और पोषण, मतलब किसी भी व्यक्ति को कृषि और पोषण के लिए भी जो उत्साहित किया जाएगा, है ना, वो इसी अनुच्छेद के अंदर है। अनुच्छेद क्या हमारा कहला रहा है, अनुच्छेद 47 और 48 कहला रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 47 और 48 है, कृषि और पोषण के लिए यहाँ पर अनुच्छेद है। अगला है हमारा अनुच्छेद 48A, पर्यावरण संरक्षण, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो है वो 48A के बारे में दिया गया है ना, पर्यावरण संरक्षण। 50 में कहा गया है ना, न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी जो हमारी न्यायपालिका है उसे कार्यपालिका से, विधायिका से जो है थोड़ा अलग किया जाएगा। इसके तहत काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, एक ही व्यक्ति को सारा अगर काम करने को मिलता है तो कई बार काम का जो है वो इंटरमर्ज हो जाता था, मिक्स हो जाता था, इस सेशन को अलगाव किया गया। अनुच्छेद 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है, इसे हम लोग भारत की विदेश नीति भी कहते हैं। कई बार पूछा गया है भारत की विदेश नीति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 में हमारी भारत की जो है वो विदेश नीति है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। निष्कर्ष है कि हमारे जो लोकतंत्र है इनको एक बहुत ही अच्छा बनाने के लिए सारे अनुच्छेद हैं। कल हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैग, है ना, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब एक एक दो दो स्लाइड्स के हैं। तो कल हम लोग इन पूरे जो पॉलिटी के टॉपिक हैं वो खत्म कर लेंगे। ऑलमोस्ट 3-4 वीडियो मुझे लगे, मैंने पूरे पॉलिटी आपके DSSS भी बहुत सतह, मतलब बोलते हैं ना सतही, एक तरह से बहुत ज्यादा डीप नहीं गए हैं, एकदम सतही ज्ञान के तहत आपको आपके एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर करा दूंगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग अगस्त वगैरह में स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम लोग डीप में जो है वो पॉलिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल से वीडियो देखिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।